हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के थर्ड पार्ट के बारे में। इससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके अकरेंस के बारे में बात करेंगे, इसके प्रिपरेशन एंड इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। साथ में इसके टेस्ट और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है वो सारे पॉइंट हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इनिशियली 1776 में डी लेजोन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया? इन्होंने क्या किया कि जिंक ऑक्साइड को हीट किया विद वुड चारकोल। वुड चारकोल के साथ में इन्होंने हीट किया तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड हो जाती है, प्रिपेयर्ड हो जाती है। कैसे प्रिपेयर्ड होती है, इसकी जो रिएक्शंस है उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि इन्होंने क्या किया। ZnO जिंक ऑक्साइड को हीट किया विद किसके साथ? विद वुड चारकोल। वुड चारकोल में क्या होता है, ज़्यादा आपका कार्बन क्वांटिटी होती है, कार्बन ज़्यादा होता है। तो इन्होंने क्या किया, जिंक ऑक्साइड को कार्बन या फिर वुड चारकोल के साथ में इन्होंने क्या किया, इसको हीट किया। तो हीट किया, क्या फॉर्म हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, साथ में जिंक Zn का रेसिड्यू भी फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो बेसिक रिएक्शंस है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ZnO जिंक ऑक्साइड को इन्होंने हीट किया वुड चारकोल के साथ में, तो क्या फॉर्म होगा? आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो ये सिंपल रिएक्शंस हैं जो कि आपको सिंपल रिएक्शन है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद कुछ टाइम बाद क्विक सेंक नाम के साइंटिस्ट आते हैं 1800 में। इन्होंने क्या किया, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पर, जो इसका स्ट्रक्चर है, कार्बन और ऑक्सीजन, ओनली कार्बन और ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। तो उन्होंने भी क्या किया, इसको जब देखा, इसकी एनालिसिस की, तो इन्होंने पाया कि ये सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? कार्बन और ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है। ये इन्होंने 1800 में इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की और इन्होंने इसको बताया। ठीक है, तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि आपको याद रखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अक्रेंस। तो अक्रेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी एयर है, नॉर्मल एयर में आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट नहीं रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में आपकी प्रेजेंट नहीं रहती है, लेकिन कैसे मिलती है फ्री? अगर आप किसी भी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड है कार्बन का कंपाउंड है, या फिर आप कार्बन को ही जलाएं, ठीक है, कार्बन को ही आप क्या करें, बर्न करते हैं। कार्बन को आप बर्न करते हैं या फिर किसी कार्बन के कंपाउंड को बर्न करते हैं, वहाँ पर क्या हो, आपकी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो। तो वहाँ पर जब आप बर्न करेंगे कार्बन या कार्बन के किसी भी कंपाउंड को, तो आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर एज ए प्रोडक्ट आपकी फॉर्म्ड हो जाएगी, प्रिपेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, साथ में अगर आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कि बात करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में आपको पता होगा कि ऑक्टेन इसमें होता है। ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्ट का मतलब क्या होता है? एट। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? एट। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से बताया था। तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है? एट। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये होता है ऑक्टेन, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्टेन बोला जाता है। इस तरह से जुड़े हुए थे, आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी इस तरह से अ, कितने होते हैं, सॉरी, तीन यहाँ पर हो गए, यहाँ पर कार्बन होगा, फिर से यहाँ पर कार्बन, इस तरह से कि एट जो आपके, थोड़ा सा मैं साफ बनाता हूँ, ठीक है, देखिएगा यहाँ से। तो आपके कितने कार्बन है यहाँ पर? एट। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एट होते हैं, और बाकी यहाँ पर क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरह से एट कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ये आपका होता है ऑक्टेन होता है। तो ये जो कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है, ये पेट्रोल के अंदर होता है, पेट्रोल में होता है। जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है? जैसे आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम कार। आपने कार, जो कार रोड पे चलती हैं उनको चलते हुए देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का जो फ्यूम होता है या फिर धुआं वगैरह होता है, जो आपने देखा होगा वो निकलता हुआ आपने देखा होगा। तो क्या होता है आपका, उसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी होती है। उसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, किसका? जो आपका फ्यूल है, जो आपका पेट्रोल है। ठीक है, और पेट्रोल में आपका क्या होता है? ऑक्टेन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं कुछ और फ्यूल हैं, जैसे कि कोक हो गया, फिर आपका फिर कोल हो गया। इनको जब आप बर्न करते हैं, इंडस्ट्रियल फर्नेस हो गए या फिर आपका चारकोल ओवंस हो गए, वहाँ पर जब आप इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। क्लियर है? लेकिन जब आप चारकोल, जो आपका ओवन है, उसमें क्या करेंगे? बर्न करते हैं, कोक को बर्न करते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आपको सप्लाई दे रहे हैं, एयर की सप्लाई दे रहे हैं, आप सफिशिएंट एयर की सप्लाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या फॉर्म होती है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। जो रिएक्शंस है इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है, देखिएगा कि कार्बन को आपने बर्न किया या फिर आपने कोक को बर्न किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की जो सफिशियंट जो क्वांटिटी है उसको आप क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, तो क्या फॉर्म्ड होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। और ये जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, आपने देखा होगा कि हीट भी निकलती हैं। आप सर्दियों वगैरह में किसी लकड़ी को या आपका जो चारकोल है उसको आप बर्न करते हैं तो हाथ भी अपने गर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शंस होती है आपकी, एक्जोथर्मिक, ये तो आपका पता होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि उसी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे, हीट जो आपका हीटेड कोक है उसके थ्रू, उसके अब आप क्या करेंगे, पास कर देंगे। उसके थ्रू जब आप क्या करेंगे, पास करेंगे, तो आपकी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है, आपका प्रिपरेशन, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ये आपकी है लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, कि लैब में किस तरह से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, एक फिगर है। पहले तो मैं आपको फिगर बताऊंगा, फिर इसके बाद जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो फिगर क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा। एक फ्लास्क लेना है आपको। फ्लास्क में क्या करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को आपने क्या किया, फिल्ड कर दिया। इसके बाद एक आपको फनल लेना है, थिस्टर फनल जिसे बोला जाता है। उसके थ्रू आपको क्या करना है कि फॉर्मिक एसिड को इसके अंदर डिप कर देना है। फॉर्मिक एसिड को आपको क्या कर देना है, पोर कर देना है, इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, जब आप डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी प्रिपेयर्ड हो जाएगी। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर्ड होती है उसको क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड KOH के साथ क्या करते हैं, इसके थ्रू पास करते हैं और यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो जो फिगर है जो आपको दिमाग में रखना है। अब इसके जो पॉइंट्स है कुछ जो एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो रिएक्शंस को आप समझिएगा। सबसे पहले रिएक्शंस क्या दे रखी है कि आपने क्या किया फॉर्मिक एसिड को लिया, जो कि आपने किसके अंदर डाला था, यहाँ पर जो फ्लास्क था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फ्लास्क था, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसको पोर्ड कर दिया, आपने इसको डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिएक्शंस लिखी हुई है क्या फॉर्म हुआ, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुई और आपका जो वाटर है वो भी आपका फाइनल एज ए प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो अब एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि ये तो बेसिक रिएक्शंस थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, कंसनट्रेटेड जो आपका H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, उसका यूज क्यों किया जाता है ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जो आपने फॉर्मिक एसिड यूज किया है, जो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है HCOOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड में अगर मान लो थोड़ी बहुत अगर वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो वाटर की क्वांटिटी को या वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ये H2SO4 है, उसको क्या किया जाता है, उसे ऐड किया जाता है। उसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए, किससे, फ्रॉम फॉर्मिक एसिड से। ठीक है, ये तो पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या देखा कि आपने क्या किया कि कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ किया था। अब साथ में आपने KOH का भी तो यूज़ किया है। ठीक है, जब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, प्रिपेयर्ड हो जाती है, आप क्या कर रहे हैं, KOH का भी यूज़ कर रहे हैं। तो KOH का क्यों यूज़ करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए। किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। आपको क्या करना है, इसको प्यूरिफाई करना है, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, उसके कुछ पार्टिकल्स या बोल सकते हैं कुछ पार्टिकल्स क्या रह जाता है, उसी के अंदर रह जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर रह जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो उससे रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड को प्योर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्ट है उसे हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कास्टिक पोटास का यूज़ किया जाता है, जो कि आपका KOH है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, कास्टिक पोटास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो प्यूरीफाई करने के लिए, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको प्योर करने के लिए, कि उसमें कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रेसिड्यू, कोई पार्ट रह तो नहीं गया, तो उसे आउट करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कास्टिक पोटास का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट जो कि आपको प्यूरिफिकेशन में याद रखना है। अब बात करते हैं कि कलेक्शन किस तरह से कलेक्ट किया जाता है इसे। तो ये इसका जो करेक्शन है वो किया जाता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर।
डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से इसको कलेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल रहती है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वाटर में क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। और साथ में अगर एयर से कंपेयर करेंगे तो एयर से ये क्या रहती है? काफ़ी हैवी रहती है, काफ़ी भारी रहती है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कलेक्शन। अब बात करते हैं कि जो आपकी जैसे लैब है, ठीक है, लैब में क्यों प्रिपेयर नहीं करवाया जाता आपसे? हो सकता है आपको टीचर आपके लैब में लेके जाएं और आप उनसे बोलिएगा सर प्रिपेयर करवाइएगा, ऐसे नहीं करवा सकते क्योंकि ये काफ़ी पॉइजनस होती है। ठीक है, हाईली पॉइजनस होती है। ठीक, इस वजह से इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं करवाया जा सकता। अगर हो सकता है करवाया भी जाए तो बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। ठीक है, हो सकता है बेहोश हो जाए कोई, अगर हल्की सी अगर जो स्मेल है आपके तक आ गई तो आप बेहोश हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी पॉइजनस है। इस वजह से इसको लैब में प्रिपेयर नहीं करवाया जाता है। मान लो अगर लीक हो गई और बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो क्या होगा? इसलिए इसको लैब में प्रिपेयर नहीं करवाया करवाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ समझिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कलर। तो आपको पता है कि इसको आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो कोई भी इसका कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होती है। आपकी क्या होती है? कलरलेस होती है। अगर बात करते हैं ऑर्डर की, तो इसको स्मेल करके भी आप नहीं पहचान सकते कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ऑर्डरलेस भी होता है, साथ में कोई भी टेस्ट भी नहीं रहता है इसका। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो एयर से काफ़ी ये हैवी होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट एज हैवियर एज एयर, एयर से काफ़ी हैवी होती है, मीन्स इसकी जो डेंसिटी होती है वो एयर से ज़्यादा होती है। वेपर डेंसिटी की बात करेंगे तो वेपर डेंसिटी क्या होती है इसकी? 14 होती है। एयर की आपको पता होना चाहिए 14.4 होती है। अगर सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल वेरी स्लाइटली, मीन्स आप नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, ना कि बराबर। ठीक है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर के साथ में। अगर लिक्विफैक्शन की बात करें करते हैं तो इसको लिक्विफाइड भी किया जा सकता है अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे इसको क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई भी कर सकते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो आपकी लिक्विड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ध्यान रखना है, लिक्विड, जो आपकी लिक्विड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उससे आप बॉयल भी कर सकते हैं। 192 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉयल भी किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। 192 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉयल भी किया जा सकता है। अब जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं कि पॉइजनस नेचर। इसका पॉइजनस नेचर क्यों होता है? रीजन वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस। क्यों ये हाईली पॉइजनस गैस होती है? तो इसको समझेंगे। क्या होता है कि जब आप ऐसी कंडीशन पे जहाँ होते हैं, कोई पर्सन है वहाँ पर होता है जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो क्या करता है? इनहेल्ड करता है, मतलब अगर सांस लेता है, ठीक है, तो सांस लेता है, क्या होता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर होता है? आपका आरबीसी, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है या आपकी रेड सेल्स है। तो हीमोग्लोबिन के साथ आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कंबाइन हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। तो कंबाइन होने के बाद कैसे कंबाइन होती है? जैसे कि कंबाइन हुई साथ में, अब वर्क कैसे करेगी? जैसे आपकी ऑक्सीजन कैरियर होता है, जैसे ऑक्सीजन जाती है ना हीमोग्लोबिन के साथ में, वैसे ही आपकी ये भी जाना स्टार्ट कर देती है। और साथ में क्या करती है? इंटरफेस करती है किसके लिए? जो रोल ऑफ पिगमेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता है कि जो आपका रेड जो आपका कलर होता है ब्लड का, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो उसके जो पिगमेंट है, जो रोल ऑफ पिगमेंट है, उसमें इंटरफेस करना स्टार्ट कर देती है। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे कि अगर आप नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन आपने अंदर ली, ठीक है, ऑक्सीजन को लिया आपने अंदर, तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होती है। हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है? ब्लड के अंदर होता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है तो क्या एक कंपाउंड फॉर्म करती है जो कि आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है। अब वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है कि इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो वेरियस टिश्यूज़ के पास ये जाता है। जैसे ही जाएगा, क्योंकि अपनी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स हैं और सेल्स को मिलकर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। तो टिश्यू के पास जैसे जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? ये डिसोसिएट हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन होता है और वहाँ से आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है? रिलीज होती है। और जिस पार्ट को चाहिए, जैसे अगर कोई भी आपकी सेल है, कोई आपका टिश्यू है, उसको चाहिए तो वहाँ पर वो मिल जाती है। तो ये तो जो नॉर्मल कंडीशन है, जो आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन उसमें होता है। लेकिन इन केस जब आप इनहेल्ड करते हैं, किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, तो क्या होता है? सेम कंडीशन वही होती है कि यहाँ पर भी ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो कंपाउंड बनता है वो कार्बोक्जिल कार्बोक्जिल हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड होता है। कौन सा? कार्बोक्जिल
हीमोग्लोबिन यहाँ पर जो कंपाउंड है वो फॉर्म्ड होता है, और ये जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है ये रोकता है, प्रिवेंट करता है किसको, हीमोग्लोबिन को, जब बाहर से अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसे लेने से रोक देता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये किसको रोकता है। फिर इसके बाद फर्दर जो आपकी ऑक्सीजन है वो कंबाइन होगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं होगी। तो आपको याद रखना है जब कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो कार्बोक्सिल जो हीमोग्लोबिन है इस टाइप का आपका जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक, और ये प्रिवेंट करता है किसको, किसको प्रिवेंट करता है, फ्रॉम टेकिंग अप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेने से ये रोकता है। ऑक्सीजन फिर आप क्या होता है, कंबाइन नहीं हो सकते हीमोग्लोबिन के साथ। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और इसके साथ पढ़ते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या होता है कि एसफाइसिया, एसफाइसिया का आपने नाम सुना होगा कि एसफाइसिया क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन जैसे कि इस कंडीशन पे अगर उसने क्या किया, इनहेल्ड किया कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन को ही बोला जाता है, एक आपकी जो एक्सट्रीम कंडीशन है जो कि लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है उसको बोला जाता है एसफाइसिया। क्या बोला जाता है, एसफाइसिया। तो एसफाइसिया आपकी क्या है, एक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पर्सन है उसको सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, किसकी वजह से, लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उसकी क्या हो जाती है, सफोकेशन होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पॉइंट है, आपको याद रखना है एसफाइसिया क्या होता है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर डेंजरस ये जो कंडीशन है, सिचुएशन है, हो सकती है। जैसे अगर आप ऐसे रूम में सो रहे हैं, ठीक है, आपने बंद कर रखा है रूम, और आपने क्या किया, जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में भी आता रहता है, पेपर में भी आता रहता है, गांव वगैरह ऐसी जगह होती हैं कि लोग बाग सर्दियों में अंदर कुछ जला लेते हैं, है ना, जिसको अंगीठी या बोला जाता है, ठीक है, उसमें लकड़ी वगैरह जला लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे कोई इंसान है सो रहा है बंद कमरे में, और उसने क्या किया, कोल को उसने बर्न कर लिया, जला लिया। ठीक है, जब जलाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, वहाँ पर क्या होता है, जो एयर की सप्लाई है लिमिटेड हो जाती है। तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाती है, फॉर्म्ड हो जाती है। और वहाँ पर जो पर्सन है, जो इंसान है, कोई भी इंसान है, तो क्या हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। तो अब आपको क्या इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर अगर कोई भी लिमिटेड सप्लाई हो, है ना, एयर की क्या होनी चाहिए वहाँ पर, गुड गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर होना चाहिए, तभी आपको क्या करना है, जो भी आपका जो कोक है या फिर कोल है वहाँ पर आपको बर्न करना है। तो ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है इस तरह से। तो वहाँ पर काफ़ी डेंजरस हो सकता है, जहाँ पर क्या हो कि क्या हो रहा है कि एक रूम है, क्लोज रूम है, और आपने क्या किया कि वहाँ पर जो कोल है, कोल फायर को आपने वहाँ पर बर्न कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब इसके साथ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या है कि जैसे गैरेज में आप खड़े हुए हैं, ठीक है, गैरेज है, गैरेज में क्या होता है, इंजन वगैरह चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट फ्यूम है उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। और मान लो गैरेज बंद हो गया तो वहाँ पे जो वर्कर वगैरह उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ भी हो सकती है ना, ये तो आपको याद रखना है कि डेथ भी हो सकती है। सफोकेशन तो हो गई, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इतने जल्दी आप जल्दी से जो प्रिकॉशंस वगैरह हैं वो ले सकते हैं तो बच भी सकते हैं, नहीं तो इस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। तो ये पॉइंट है। और साथ में जैसे कि स्मोक वगैरह या फिर जो वेसिनिटी ऑफ स्मोकर्स, ऐसा जो रीजन है, ऐसा रीजन है जो स्मोकर होते हैं ना, हो सकता है आप तो छोटे हैं अभी, लेकिन जो बड़ी क्लास में बच्चे, अब तो मैंने देखा हाँ 10th वाले भी बच्चे करने लगे हैं। मैंने एक स्टूडेंट है जो आते हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट उसमें, तो खैर मैंने उसकी कंप्लेंट भी की है घर वालों से, लेकिन गलत चीज़ है। मैंने बाइक से मैं जा रहा था तो मैंने उसे देख लिया, तो लेकिन ये गलत चीज़ है कि आपको भी नहीं करना, कभी नहीं करना है। तो लेकिन क्या होता है, जो तम्बाकू होता है, तम्बाकू में क्या होता है, जब उसे बर्न करते हैं तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे भी रिलीज होती है। तो ऐसे आपको रीजन से, ऐसे जो एरिया है वहाँ से आपको बच के रहना है, जहाँ पर कोई भी स्मोकर्स वगैरह वहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ से आपको हट जाना है। तो ये सारी भी चीज़ें हैं, यहाँ पर डेंजरस भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गए, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रिकॉशंस टेक इन केस ऑफ द कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर कोई भी इंसान है, अगर मान लो हो जाता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो जैसे अगर कोई विक्टिम्स है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, तो क्या करना होता है उसके साथ, उसे एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना देना पड़ता है,
कार्बोजिन, जिसको बोला जाता है कार्बोजिन बोला जाता है। कार्बोजिन में क्या होता है कि 95% ऑक्सीजन रहती है और ओनली 5% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कार्बोजिन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, इसके साथ उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अब जैसे वर्कर कोई फैक्ट्री में वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो उनको एक मास्क पहनना चाहिए जो गैस मास्क होता है। ये हॉप के लाइट का बना हुआ होता है। किसका? हॉप के लाइट। ये आपको मीनिंग याद रखना है। तो ये हॉप के लाइट क्या होता है? ये मिक्सचर होता है आपका मैग्नीज ऑक्साइड और आपका कॉपर ऑक्साइड, साथ में कोबाल्ट ऑक्साइड एंड सिल्वर ऑक्साइड। ये क्या होता है? उसका मिक्सर होता है। तो इसमें 50% MgO2 होता है और COO 30% होता है, और COO क्या होता है? CO आपका 13% रहता है एंड 7% आपका Ag2O रहता है। ठीक। तो इसका जो मास्क है, गैस मास्क है, वो वेयर करना चाहिए, उसको पहन के रहना चाहिए जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं। अब लेकिन ये जो मास्क है, इसमें एक एबिलिटी होती है, क्या कर देता है, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड उसको चेंज कर देता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। इस वजह से इसको यूज करना चाहिए। तो ये थी बेसिक चीज़ें, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट एंड इसकी यूजेज। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी, किसके बारे में? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है? तो देखिएगा, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे पहले, कंबस्टिबिलिटी। क्या है? कंबस्टिबिलिटी। ये कंबस्टिबल होती है, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कंबस्टिबल होती है। जब इसे बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो पेल ब्लू फ्लेम के साथ ही बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सपोर्ट नहीं करती है, कंबसन का सपोर्ट नहीं करती है। नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन, कंबसन का ये सपोर्टर नहीं होती। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये डू नॉट अंडरगोज डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन भी इसका नहीं होता है किसी भी टेम्परेचर पे। कोई भी टेम्परेचर हो, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। डिकम्पोजिशन का मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट, ये चेंज नहीं होगी कि CO लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना ऑक्सीजन अलग हो जाए और कार्बन इसका अलग हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कार्बन अलग हो गया और ऑक्सीजन भी इसकी मतलब जो O है, नेसेंट ऑक्सीजन है, वो भी इसकी अलग हो जाए। इसका डिकम्पोजिशन भी किसी भी टेम्परेचर पर नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपका याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो स्टेबिलिटी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेचर। तो नेचर क्या होता है कि ना ही इसका एसिडिक नेचर होता है और ना ही बेसिक नेचर होता है। ये न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस पे न्यूट्रल फॉर्म रहता है, मतलब कोई भी ना एसिडिक शो करता है ना ही बेसिक शो करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी रिएक्शंस, जो आपको याद रखना है। ठीक। कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, क्या फॉर्म्ड होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं, अभी आपने देखा था कि कंबस्टिबल होती है। ठीक है। कंबस्टिबल होती है मीन्स अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में इसे बर्न करेंगे तो बर्न हो जाएगी। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट करती है। हीट लिबरेट करती है मीन्स ये क्या होती है? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है। क्या होती है? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है। आपको याद रखना है। मीन्स ये जो आपकी रिएक्शंस किसके साथ हो रही हैं? नॉन मेटल के साथ हो रही हैं। अगर इसकी रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो क्या होता है? मिथाइल एल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है। सॉरी, मिथाइल एल्कोहल फॉर्म होता है। मीन्स बोल सकते हैं आप कि मेथनॉल, इसको नाम, इसका दूसरा नाम होता है मेथेनॉल, भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल फॉर्म्ड होता है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है? इसके जो यहाँ पर दे रखे हैं पॉइंट, जैसे 450 डिग्री सेल्सियस, तो आपको टेम्परेचर याद रखना है। अगर ये रिएक्शंस आ जाती है तो आपको ये नहीं करना है कि आपने टेम्परेचर उसको लिखना छोड़ दिया है। तो टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ में ये ZnO लिखा है, ये जिंक ऑक्साइड, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। अब आप पूछेंगे कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का वर्क होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे इन्हेंस करना। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देना? उसे इन्हेंस कर देना। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्हेंस, आपने एक पॉइंट और सुना होगा, प्रमोटर। प्रमोटर वर्क क्या करता है कि जो कैटलिस्ट है उसके भी स्पीड को बढ़ा देता है, उसके वर्क करने की स्पीड को बढ़ा देता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। कैटलिस्ट यहाँ पे ZnO क्या है? कैटलिस्ट है। और प्रमोटर क्या होता है? कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है। तो दोनों पॉइंट में आपको डिफरेंस याद रखना है। कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है? जो कि रिएक्शंस के रेट को बढ़ाता है, रिएक्शंस की जो स्पीड है उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। और प्रमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट की भी स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है। जो कैटलिस्ट की स्पीड है कि वो जल्दी से तेज़ी से काम करे कैटलिस्ट, तो वो कौन काम करता है? प्रमोटर। तो ये पॉइंट है बेसिक, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मेटल की। जब मेटल के साथ रिएक्शंस होगी, मीन्स अगर इसकी रिएक्शंस होगी किसके साथ? निकल के साथ। तो निकल के साथ जब रिएक्शंस होगी तो ये क्या फॉर्म करेगा? निकल कार्बोनिल। निकल कार्बोनिल मीन्स क्या कर रहे हैं आप? कार्बन मोनोऑक्साइड को निकल के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? निकल कार्बोनिल फॉर्म होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बात करते हैं कंपाउंड के साथ जब आप रिएक्शंस कर रहे हैं, जैसे आप वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप क्या करेंगे, स्ट्रीम या फिर वाटर आप क्या कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं एट 450 डिग्री सेल्सियस, एंड साथ में क्या लिया आपने, कैटलिस्ट भी लिया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म्ड होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो दोनों ही गैस फॉर्म होती हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है CuCl, CuCl ये क्या होता है, अमोनिकल, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल में क्यों बोल रहा हूँ, ये सॉल्यूशन होता है जो कि अमोनिया में क्या रहता है, अमोनिया में मिक्स रहता है क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इसका जो वर्क रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एडिशनल आपका प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर, इसका जो वर्क रहता है, जब आप क्लास, अभी तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में 9th में भी आपको देखने को मिलेगा, जब आप पढ़ेंगे बॉच प्रोसेस, जब आप क्या पढ़ेंगे, बॉच प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसमें ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। क्या होता है इसका वर्क, क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है कि कोई भी अगर आप कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन काम करता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये कार्बन जो आपकी मोनोऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे आपने पीछे मैंने आपको बताया था KOH, जो आपका कास्टिक, जो आपका कास्टिक पोटास है, बताया था मैंने आपको क्या बताया था, कास्टिक पोटास के बारे में बताया था, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताया था। तो ये काम क्या करता है, जो आपका कास्टिक पोटास का सॉल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। आप कुछ और रिएक्शंस की बात करेंगे, रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ये जो रिड्यूसिंग रिएक्शंस है, ये क्या करता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मेटल, जो आपकी मेटेलिक ऑक्साइड है उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड दे रखा है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड दे रखा है, इसको मैं साफ करता हूँ पहले, थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, तो इनको रिड्यूस कर देता है। तो जिंक ऑक्साइड को किस में रिड्यूस किया, जेडन में, जिंक में, और आयरन को किस में कर दिया, आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस कर दिया। तो मीन्स ये जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रही है। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या आपके जो फाइनल प्रोडक्ट हैं, कौन से फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, कार्बन होगा और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जो आपका मेटल है, जौन सी मेटल की आपकी ऑक्साइड है, मेटल फॉर्म्ड होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होगी, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, मेटलर्जी ऑफ द कार्बन, मेटलर्जी ऑफ द आयरन। कौन सी वाली, ये वाली रिएक्शन कहाँ पर यूज़ की जाती है, इसका मेटलर्जी ऑफ द आयरन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो है बेसिक पॉइंट्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो कैसे इसका टेस्ट किया जाता है, जब इसकी जो लाइम, जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो कोई भी इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, मतलब नो मिल्कीनेस, कोई भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, जब आप क्या करेंगे, इसे बर्न करेंगे, किसके साथ, जब इसे बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड की जब आप रिएक्शंस करवाएंगे इसके साथ, लाइम वाटर के साथ में, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ में रिएक्शंस करवाएंगे, तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका लाइम वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की, मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म होता है। क्या है, PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट इसको बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। तो ये जो रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो लाइम वाटर है उसका जो सॉल्यूशन है उसका किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मिल्की कलर में आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। मिल्की जो कलर है उसका क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये इसका जो टेस्ट है इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूज की, तो लास्ट पॉइंट है यूज, एज ए फ्यूल भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये कंबस्टिबल होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करती है, कंबस्टिबल होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करती है, लिबरेट करती है। साथ में क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि आयरन, जो आयरन का मेटलर्जी है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, मीन्स आयरन को रिमूव करने के लिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये आपको दिख रहा है,
आयरन को रिमूव करने के लिए, सॉरी ये, ठीक है, आयरन को रिमूव करने के लिए। और साथ में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द मिथाइल एल्कोहल, मेथेनॉल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि रिएक्शंस आप पीछे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो आपका पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, और कोई डाउट है तो आज संडे है इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे टाइम भी बहुत कम मिल पाता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो लाइक ज़रूर किया करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसे, और कोई डाउट है तो उसे आप पूछ सकते हैं, और इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।